स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है राम टेम्पल के बारे में। अयोध्या के वहाँ पे लॉर्ड श्री राम को डेडिकेटेड जो टेम्पल है उसके डोनेशन के रिगार्डिंग में केस में डेवलपमेंट हुआ है। टेम्पल को मैनेज किया जाता है एक ट्रस्ट के द्वारा, और ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन को सबमिट किया है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशन है जनरल सेक्रेटरी के द्वारा रेजिग्नेशन को सबमिट किया जाना, वो इम्पोर्टेंट है क्या? यूपीएससी आप देखिए कि आपसे इस तरीके से रैंडम क्वेश्चन से वो नहीं पूछता है। और सपोज कीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछ भी लिया जाता है तो उसका अल्टीमेट पर्पज़ यही हुआ करता है कि एस्पिरेंट के द्वारा उस क्वेश्चन को स्किप है वो किया जाए। अगर टफ पेपर आता है, मोर रैंडम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप देखिए उनका जो नंबर है ओवरऑल प्रीलिम्स पेपर के अंदर में अराउंड 20% भी हो सकता है कि अराउंड 20 के आसपास ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं जिनको कि आपको स्किप ही करना हो। और अगर इजी पेपर है तो वहाँ पे भी आपको 5 to 7 ऐसे क्वेश्चंस हैं वो आया करते हैं जिनको कि एस्पिरेंट को स्किप है वो करना चाहिए, उनके अंदर में इन्वॉल्व है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि आप रैंडम इन्फॉर्मेशन है उसको कितना यहाँ पे गेन करोगे। न्यूज़पेपर के अंदर में काफ़ी सारी न्यूज़ आया करती हैं। हमें हमारा जो कोर पार्ट है यूपीएससी सिलेबस का जो कोर एरिया है उसी को फोकस करते हुए उसी को स्ट्रेंथन है वो करना है। अल्टीमेट पर्पज़ यही होना चाहिए प्रिपरेशन के अंदर में। तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, टेम्पल का जो आर्किटेक्चर फीचर है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आर्किटेक्चर फीचर के बारे में पिछले कुछ दिनों से हम रीड कर चुके हैं कि नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के क्या फीचर हुआ करते हैं। जो राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया गया वहाँ पे कौन सा जो स्टोन है, स्पेशली आप देखिए कि बंसी पहाड़पुर नाम की एक जगह है राजस्थान के अंदर में, वहाँ से जो स्टोन है उसको यूज किया गया है। क्या कम्प्लीटली बंसी पहाड़पुर का ही स्टोन यूज हुआ है क्या टेम्पल का जो स्टैचू है जो मेन बिल्डिंग है उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर में? तो आप देखिए कि जो स्टैचू है उसका कंस्ट्रक्शन बेसिकली जो मैसूर का ब्लैक वहाँ पे ग्रेनाइट आया करता है उसको यूज किया गया है स्टैचू के कंस्ट्रक्शन के अंदर में। प्राण प्रतिष्ठान के बारे में हमने रीड किया था, वहाँ पे एक फ्लैग सेरेमनी हुआ था नवंबर मंथ के समय में जो शो करता है कि टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है ओवरऑल आप देखिए कि कंप्लीट है वो हो चुका है। और नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर के अंदर में ये बना हुआ है। आज हम रीड करेंगे अयोध्या के बारे में। अयोध्या के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, इस रिवर के बैंक के ऊपर में अयोध्या नाम का जो सिटी है वो सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि सरयू नाम का एक रिवर है जिसके बैंक के ऊपर अयोध्या सिटी है वो सिचुएटेड है। क्या यूपीएससी इस तरीके से रिवर और उसके बैंक के ऊपर सिचुएटेड जो सिटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या? 2018 या 19 का पेपर है, किसी एक पेपर के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था तुंगभद्रा रिवर से रिलेटेड कि तुंगभद्रा है वो उस रिवर के ऊपर में हम्पी नाम का सिटी सिचुएटेड है क्या? एक मैच द कॉलम का वो क्वेश्चन था, आपको जो करेक्ट पेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई है वो करना था। स्टूडेंट्स, काफ़ी बार आप देखें कि हमारा जो महाकुंभ का जो सिटीज़ हुआ करती हैं जहाँ पे कुंभ ऑर्गेनाइज होता है उसके बारे में जब हम रीड करते हैं तो वहाँ पे भी हम रिवर्स को हैं वो रिवाइज किया करते हैं। क्योंकि वहाँ पे आप देखिए कि जो रिवर है उसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो रिचुअल क्लीनिंग का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है। तो ऐसा जो जो हेरिटेज सिटीज़ हैं, ऐसी सिटीज़ जो कि रिलीजियस पर्पस से न्यूज़ में होती हैं या किसी किसी जो डायनेस्टी है उसका कैपिटल था वहाँ से कोई इम्पोर्टेंट रिवर फ्लो किया करता था, उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, चांसेस हैं वो हुआ करते हैं। तो सरयू रिवर के बैंक के ऊपर में अयोध्या नाम का सिटी है वो सिचुएटेड है। अब यहाँ पे जो रीजन आया करता है उसको हम अवध के नाम से जाना करते हैं। अवध रीजन के अंदर में अवधी लैंग्वेज है वो बोली जाती है जो लार्जली पीपल्स यूज किया करते हैं अपने स्पीकिंग के अंदर में। तो अवधी लैंग्वेज वहाँ पे यूज है वो किया करते हैं। क्या ओरिजिनली ये जो रिवर है सरयू, इसका नेम सरयू ही है या अलग अलग पार्ट के अंदर में इसको अलग नाम से भी जाना करते हैं? आप देखिए कि ये जो रिवर जो है वो कि ट्रांस बाउंड्री रिवर है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर में फ़्लो करती है। तिब्बत के रीजन के अंदर में जब ये फ़्लो किया करती है तो इसको मेप्चा सांगपो के नाम से जाना करते हैं। तिब्बत के अंदर में जब ये रिवर फ़्लो करती है तो इसको किस नाम से जाना करते हैं? मेप्चा सांगपो। हो सकता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट हो, तो मेप्चा सांगपो के नाम से इसको जाना करते हैं तिब्बत के अंदर में। जब ये नेपाल के वहाँ पे एंट्री करती है तो नेपाल के वहाँ पे इसको करनाली के नाम से जाना करते हैं। करनाली इसको नेपाल के वहाँ पे बोला करते हैं।
इंडिया के अंदर में आप देखिए कि इसको घग्गर रिवर है, फिर इसको सरयू रिवर है, और लेटर फेज के अंदर में जब ये अलग नदी से जुड़ता है तो इसका जो नाम है वो डिफरेंट होता है, और गंगा रिवर का ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप से फ्लो है वो करता है, गंगा का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्या स्टूडेंट्स, गंगा रिवर के अंदर में जो लार्जर वाटर का जो इनफ्लो किया जाता है या जो वाटर ऐड किया जाता है, उस तरीके से भी सरयू रिवर या जो घग्गर रिवर हुआ करती है क्या इसका पार्ट? तो आप देखिए कि जो सबसे जो लेंदीएस्ट रिवर जो गंगा को ज्वाइन करता है, गंगा मेन गंगा को, वो तो यमुना रिवर है। बट अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर के रूप से यहाँ पे कंसीडर करें तो आपको घग्गर रिवर है जो ज़्यादा पानी है वो ऐड करता है मेन रिवर गंगा के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अयोध्या एज ए सिटी के बारे में, क्या आप देखिए कि हिंदुइज्म के अंदर तो हमने देखा कि लॉर्ड श्री राम को डेडिकेटेड वहाँ पे टेम्पल है, लॉर्ड श्री राम का बर्थ प्लेस भी है अयोध्या जो है। क्या जो अदर रिलीजियस जो हैं यहाँ पे बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, क्या उनका भी कोई हिस्टोरिकल रिलेशन है वो एग्जिस्ट करता है क्या अयोध्या सिटी से? तो बुद्धिज़्म का भी एक रिलेशन है वो बताया गया है कि जो भगवान बुद्ध हैं जब उनके द्वारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में अलग अलग एरियाज में ट्रैवल किया गया था, तो अयोध्या के वहाँ पे भी आप देखिए कि उनका जो वहाँ पे ट्रैवल है वो रहा था। अयोध्या के वहाँ पे जैनिज़्म का भी एक इम्पोर्टेंस है कि जैनिज़्म के अंदर में जो तीर्थंकराज हुआ करते हैं, टोटल जैनिज़्म के अंदर में तीर्थंकराज का संख्या है वो कितना था। और जब हम वहाँ पे भगवान महावीर के बारे में देखते हैं कि जो जैनिज़्म के अंदर में भगवान महावीर हैं, क्या वो जैनिज़्म के फर्स्ट तीर्थंकरा हुआ करते थे या लास्ट तीर्थंकरा हैं वो हुआ करते थे? तो आप देखिए कि जो फर्स्ट तीर्थंकर हैं वो तो बेसिकली ऋषभ देव जी हैं। ऋषभ देव जी या उनको आदिनाथ के नाम से भी जाना करते हैं, जैनिज़्म फिर स्टार्ट होता है। और जो लास्ट तीर्थंकरा हैं वो हमारे भगवान महावीर हैं। तो कुछ 5 जैनिज़्म के जो तीर्थंकराज हैं उनका भी बर्थ प्लेस है अयोध्या, वहाँ पे रिकॉग्नाइज होता है। अयोध्या के पास में एक सिटी है, सिटी का नाम क्या है? फैजाबाद है। सिटी का नाम क्या है स्टूडेंट्स? फैजाबाद। पहले आप देखिए कि जो टाउन जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था वो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट ही हुआ करता था। अब ये हमने क्यों मेंशन किया है? अब आप देखिए कि ऐसा तो कोई भी न्यूज़ होगा, फैजाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसको क्यों हम यहाँ पे मेंशन किए हैं? 1857 का जब रिवोल्ट को आप रीड करते हो तो हमारे कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरी थे, ऐसे कुछ लीडर्स थे जो अलग अलग पार्ट के अंदर में उस 1857 रिवोल्ट को लीड किए थे। जैसे दिल्ली के अंदर में आप देखिए कि जनरल बखत खां हुआ करते थे, वहाँ पे बहादुर शाह जफ़र भी हुआ करते थे। वैसे लार्जली बखत खां है उनके द्वारा उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो किया गया था। झांसी के अंदर में रानी झांसी थी। जगदीशपुर का एरिया है वहाँ पे कुंवर सिंह नाम के पर्सन हुआ करते थे बिहार के अंदर में। ऐसे अलग अलग पार्ट हैं जहाँ पे अलग अलग लीडर ने रोल प्ले किया था। बेगम हजरत महल हैं जो लखनऊ के वहाँ पे थे। तो स्टूडेंट्स फैजाबाद के वहाँ पे भी एक लीडर होते थे, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका होमवर्क है। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंडर में अयोध्या आया करता था। अब तो डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो अयोध्या ही है वहाँ पे। और सरयू रिवर हमने देखा, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में कल हम रीड कर चुके हैं। फिर वेस्ट एशिया के बारे में है। वेस्ट एशिया के वहाँ पे आप देखिए कि एक सीज फायर का एग्रीमेंट साइन हुआ था, बट स्टिल वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं हो सका है। यूएस के द्वारा एलिगेशन लगाए गए कि उनका एक शिप का वहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एरिया से ट्रेवल था जिसको कि ईरान के द्वारा टारगेट किया गया था। अब ईरान के द्वारा कहा गया है कि यूएस ने जो पीस एग्रीमेंट है उसको वायलेट करते हुए उनकी टेरिटरी के ऊपर में अटैक किया है। तो फिर से वेस्ट एशिया का जो सिचुएशन है वो वहाँ पे कम्प्लीटली जो पीस है स्टिल वहाँ पे अचीव है वो नहीं हुआ है। और स्टूडेंट जब यूएस और ईरान का एग्रीमेंट भी साइन हुआ था उसके बाद में भी आप देखिए कि इजराइल के द्वारा किस तरीके से लेबनान के वहाँ पे जो अटैक है वो किया गया था। तो स्टिल ये शो करता है कि कम्प्लीटली जो पीस है, कम्प्लीटली जो एग्रीमेंट है उसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। बहरीन के द्वारा भी यहाँ पे बताया गया कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो उनके टेरिटरी के एरिया के अंदर में आई हैं, उनको डिटेक्ट किया गया है, उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया है, नहीं किया गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यही है कि पीस का इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं है अभी वेस्ट एशिया के अंदर में। एग्जाम के पर्पज़ से अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में देखें तो पर्शियन जो कोई भी स्ट्रेट जो हुआ करता है वो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। एक नैरो चैनल होता है जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। जैसे कि आप देखिए कि रशिया यूक्रेन वॉर सिचुएशन में क्रीमिया नाम का पेनिनसुला है वो न्यूज़ में होता है। क्रीमिया पेनिनसुला आप देखिए कि जो उसका एक्सटेंशन है
वो बेसिकली वहाँ पे जो ब्लैक सी है और सी ऑफ अजोव है उसको उसको बाइफरकेट करता है, उसको डिवाइड करता है। और वहाँ पे एक जो वाटर चैनल है, जो स्ट्रेट है, वो कनेक्ट करता है जो कि सी ऑफ अजोव को और ब्लैक सी को, वो हुआ करती है कर्च स्ट्रेट। वैसे ही यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ में कनेक्ट है, वो किया करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म का जो यहाँ पे जो कैब्स हुआ करती हैं, उनके बारे में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन हैं उन्होंने बेसिकली मेंशन किया है। वैसे आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट के अंदर में, चाहे वो फंडामेंटल राइट का पार्ट हो, चाहे वो डीपीएसपी का पार्ट हो, डीपीएसपी के अलावा आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पे जो पार्ट 9B है, जिसके अंदर 243 से लेकर 243 तक के जो आर्टिकल्स हैं, जो कॉरपोरेट्स के बारे में, कॉरपोरेट नहीं, कॉपरेशन के बारे में मेंशन है, वो किया करते हैं कि एसोसिएशन बनाना है, कॉपरेशन है, उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश है वो करना है। तो उन मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि जो एग्रीगेशन के रूप से जो यहाँ पे कैब्स ऑपरेट किया करती हैं, उनके द्वारा कंटिन्यूस जो जो एक्सप्लॉइट है वो किया जाता है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे उसको यूज करने वाले यूजर्स हो। तो इन्होंने आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का कोऑपरेटिव्स के थ्रू एक जो कैब सर्विस है उसको चलाया गया है गुजरात के कुछ सिटीज़ के वहाँ पे, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। को मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1920 के समय में इसको स्टार्ट किया गया था फिर से, और जो नया मिनिस्ट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूट है वो किया गया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो कहाँ से रिलेटेड है, महाराष्ट्र के बारे में। टीचर एलिजिबिलिटी एक टेस्ट होता है, जो टीचर्स के एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबल होते हैं पर्सन, उनके लिए आप देखिए कि टेस्ट है वो लगा करता है। महाराष्ट्र के वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला था, 6 लाख के आसपास स्टूडेंट्स वो अपीयर होने वाले थे। बट आप देखिए कि एग्ज़ाम के अंदर में एग्ज़ाम का जो लीक के एलिगेशंस हैं वो लगे हैं। लीक के एलिगेशंस के बेसिस के ऊपर में एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन्ड है वो कर दिया गया है, जिससे कि ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर में एग्जामिनेशन है वो किया जा सके। बट ओवरऑल हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में, एवरी स्टेट के अंदर में आप देखिए कि किसी ना किसी तरीके से एग्ज़ाम रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो आने लगे हैं, कि एग्ज़ाम का जो सेंक्टिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कि एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है, सम हाउ प्रोसेस से रिलेटेड जो पर्सन है उन्हीं के द्वारा वो लीक है वो किया जाता है। तो ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर में रिक्रूटमेंट होना, ये तो आप देखिए कि जब हम कौटिल्य का जो बुक है, कौटिल्य के बुक के बारे में जब रीड करते हैं तो उस बुक में भी मेंशन किया गया है कि ओवरऑल जो अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी कंट्री को एफिशिएंट मैनर के अंदर में अगर वर्क करना है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वहाँ पे किसी तरीके का जो फेयरनेस है उसके अंदर में वायलेशन है वो नहीं, जो फेयरनेस है उसमें किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ है वो नहीं होना चाहिए। तो महाराष्ट्र के बारे में मेंशन था। कुछ स्टेट्स ने तो आप देखिए कि एग्ज़ाम के अंदर में जो ऐसा कोई भी इशू होता है उसके रिगार्डिंग में एक्ट भी लाया गया है कुछ स्टेट्स के द्वारा, कि ऐसे इश्यूज़ को डील किया जा सके, लोगों को वन काइंड ऑफ पनिशमेंट या इस तरीके से जो पनिशमेंट का आप देखिए कि एक तरीके से जो फियर है, डर है, वो दिखाया जाए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, वन हॉर्न राइनो के बारे में है। आसाम के वहाँ पे मोरीगांव नाम का जो एरिया है, जिसके अंदर में आप देखिए कि प्रोबितोरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सिचुएटेड है। कौन सा सेंचुरी वहाँ पे है? प्रोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब प्रोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वहाँ पे डेवलपमेंट है वो क्या हुआ है? डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो लो एरिया था वहाँ पे रेनफॉल हुआ, हाई एरियाज के अंदर में वन हॉर्न राइनो है, वो आप देखिए कि उनके जो काल्प्स हैं वो प्लेइंग सिचुएशन के अंदर में हैं। तो वन हॉर्न राइनो का कुछ फीचर को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। IUCN स्टेटस, इनका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में जो शेड्यूल है IUCN का, आप देखिए कि इनको साइट्स का किस अपेंडिक्स के अंदर में इनको प्रोटेक्शन दिया गया है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब UPSC ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी बार नहीं पूछता है कि जो ओवरऑल आपसे बेसिक फैक्ट है उसको पूछे। काफ़ी बार आप देखिए कि जो स्पीसीज है उसके फीचर के बारे में सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इंडियन राइनो भी बोला करते हैं, वन हॉर्न राइनो या ग्रेटर वन हॉर्न राइनो को इंडियन राइनो है वो भी बोलते हैं। सेकंड, आप देखिए कि जब हम राइनोज के बारे में रीड करते हैं, क्या राइनो जो स्पीसीज है, राइनो का जितना भी स्पीसीज है उसके अंदर में वन हॉर्न राइनो क्या वन ऑफ द लार्जेस्ट, जो इनका ओवरऑल बॉडी का जो साइज है उसके बेसिस के ऊपर में,
क्या लार्जेस्ट बॉडी साइज का जो एनिमल है या राइनो है ये एग्जिस्ट करता है क्या, इंडियन राइनो या वन हॉर्न राइनो। तो आप देखिए कि सेकंड लार्जेस्ट है, जो फर्स्ट लार्जेस्ट है वो है वाइट राइनो, जो कि अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका के वहाँ पे मिला करता है। तो वन हॉर्न राइनो सेकंड लार्जेस्ट राइनो स्पीसीज के अंदर में ये एनिमल है वो आया करता है। क्या स्टूडेंट्स इस एनिमल का जो कंप्लीट बॉडी है वो हेयरलेस हुआ करती है क्या, क्या इनके अंदर में आप देखिए कि जो बाल हैं वो नहीं होते हैं क्या, हेयर्स का प्रेजेंस नहीं होता है क्या, कुछ एरियाज में होते हैं। ओवरऑल जो बॉडी है 90 to 90% बॉडी का एरिया है उसमें हेयर्स का प्रेजेंस है वो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, काफ़ी बार इसके राइनो जो हॉर्न है उसकी वजह से आप देखिए कि राइनो का पोचिंग है वो हुआ करता है। तो इसका जो यहाँ पे नोज का जो पार्ट है वहाँ पे ये जो हॉर्न है वो अपीयर करता है। हॉर्न का अराउंड 57 से लेकर 61 62 के आसपास का जो लेंथ है उस सेंटीमीटर लेंथ का ये हुआ करता है। और इसको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में यूज करने के लिए इसका पोचिंग है वो किया जाता है, जिसमें राइनोज का डेथ है वो भी हुआ करता है। इंडिया राइनो विजन है, और भी काफ़ी सारे हमारे एफर्ट्स रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा जो पोचिंग एक्टिविटीज़ हैं जिनको रोका जा सके, काफ़ी बार रोका भी गया है। कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज भी आई हैं, जैसे काजीरंगा के वहाँ पे स्टोरीज आई हैं। सितंबर के मंथ के समय राइनो डे है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, 22 सितंबर या 23 ऐसा कुछ आया करता है। आप उसको देख लेना अगर आपको राइनो डे के बारे में रीड करना है तो 22 है या 23 है, ऐसा कुछ डे है। नेक्स्ट आप देखिए कि ये तो हमने राइनो के बारे में रीड किया, और हमने यहाँ पे देखा कि जो सेकंड लार्जेस्ट ये बेसिकली साइज के अंदर में है। क्या ये जो सोशल ग्रुप के अंदर में हुआ करता है कि ये एनिमल क्या सोशल ग्रुप है वो फॉर्म करता है कि लार्जली अपने लाइफ के अंदर में। तो आप देखिए कि अकेला रहना इसको पसंद है, अकेला रहना पसंद है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोला करते हैं, सोलेटरी एनिमल्स। की ऐसे एनिमल्स जो कि अकेले रहा करते हैं, लार्जली अकेले रहते हैं। ब्रीडिंग सीजन का वो समय है जब इनका ग्रुपिंग है वो फॉर्म होता है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब अगर हम बात करें प्रोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके सदर्न बैंक के ऊपर में वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सिचुएटेड है। ग्रासलैंड एंड वेटलैंड का हैबिटाट के रूप से वो इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट आप देखिए कि एमजी नरेगा को रिप्लेस करने के लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण का जो यहाँ पे इनिशिएटिव लाया गया है, और अब इसको इम्प्लीमेंट भी करना है स्टेट्स को। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, इस मिशन का आप देखिए कि इस इनिशिएटिव को अब कुछ स्टेट्स ने अपना फाइनेंशियल बर्डन के रूप से अपने कंसर्न को रेज किया है। पहले आप देखिए कि जो एमजी नरेगा के अंदर में जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर था, जो खर्चा था, तो 100% खर्चा जो है वो सेंटर से होता था। कुछ परसेंटेज ऐसा खर्चा हम देख सकते हैं, अराउंड 10% आप उसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो जो स्टेट्स हैं वो खर्च किया करते थे। मीन्स ओवरऑल जो फाइनेंशियल का जो बर्डन था वो सेंटर के पास में था। अब इसके अंदर में क्या रिप्लेस किया गया है, इसमें 60-40 का फॉर्मूला लाया गया है कि स्टेट्स को अपना जो जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होगा उनका यहाँ पे। तो कुछ स्टेट्स ने अपने फाइनेंशियल कंडीशन को मेंशन किया है कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन इस तरीके से नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि एक और प्रोविज़न है इसके बारे में कि एमजी नरेगा के अंदर में यहाँ पे कुछ समय का जो ब्लैकआउट आप देखिए कि जो किया गया है कि अराउंड अगर एग्रीकल्चर का जो समय है, हार्वेस्टिंग का समय, तो 60 डेज का वो समय है जब यहाँ पे जो लेबर एक्टिविटीज़ हैं वो इस इनिशिएटिव के अंडर में नहीं रहेंगी, क्योंकि उस दौरान में जो पर्सन है उनका लेबर एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, स्पेशली एग्रीकल्चर के अंदर में। तो जो हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, और एक्टिविस्ट के अलावा आप देखिए कि इसको एक कॉमन पर्पस से आप देखना कि अगर आप रूरल एरिया के अंदर में हो, एमजी नरेगा के अंदर में या इस इनिशिएटिव के अंदर में अगर आपको 300 रुपीज़ मिलते हैं, 300 रुपीज़ आपको मिलते हैं, तो रूरल एरिया के अंदर में जो काम करने वाले जो लेबरर्स हैं वो बताया करते हैं कि 300 तो उनको उसी इनिशिएटिव के अंदर में मिलते हैं, वो उसी के अंदर में चले जाएंगे। और जो लेबर का जो काम है जो एग्रीकल्चर में उनको करना है, तो उसके अंदर में आप देखिए कि वो यहाँ पे 400 या 500 का डिमांड करेंगे। ये अराउंड 40 डेज भी मैक्सिमम बोला गया है। आप देखिए कि 10 to 20 डेज का वो समय होता है जब वो इस तरीके से अर्निंग करते हैं। अब ये कोई अर्निंग वो लोग तो नहीं करेंगे जिनके पास में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, ये वही लोग करते हैं जो जिनके पास में ज़मीन है वो नहीं है।
तो एक्टिविस्ट का एक कंसर्न है कि ऐसे लोगों का जो बार्गेनिंग पावर था कि 300 तो उनको नरेगा के अंदर ही मिल रहे हैं, तो उनको 400 दिया जाए एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर में, जो उनको हार्वेस्टिंग के अंदर में इंगेज होना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो बार्गेनिंग पावर रिड्यूस होगा, क्योंकि 60 डेज का एक जो ब्लैंकेट है वो लगाया गया है कि आप यहाँ पे 60 डेज इसका एक्टिविटी है वो नहीं रहेगा। ये कंसर्न भी यहाँ पे मेंशन था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वारंगल के बारे में मेंशन है वो किया गया है फोटो के अंदर में। और वारंगल के अंदर में क्या मेंशन है, वहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन का जो मेथड है, ट्रेडिशनल जो मेथड होता था कि बैल को इस तरीके से यूज किया करते थे, वो राउंड करेगा और वहाँ पे जो घानी है, जो ट्रेडिशनल ऑयल एक्सट्रैक्शन है वो उससे होगा। अब यहाँ पे तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो वारंगल के बारे में मेंशन है, तो वारंगल के बारे में जब भी मेंशन किया जाए आपको एक डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए, काकतीय डायनेस्टी। वैसे आप देखिए कि टेक्निकल में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो टेक्निकल में कुछ कॉलेज होती हैं, एनआईटी, हमारा एनआईटी जो वारंगल है काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉलेज है टेक्निकल सेक्टर के अंदर में। काफ़ी एनआईटीज़ के अंदर में भी आप देखिए कि कुछ जो आईआईटी रैंक का भी जो जो कॉलेज हुआ करती हैं उनसे भी बेटर इसका परफॉर्मेंस, चाहे वो प्लेसमेंट के अंदर में हो, चाहे वहाँ पे एजुकेशन जो क्वालिटी है उसके अंदर में हो। तो एनआईटी वारंगल के बारे में था। एक डायनेस्टी है, डायनेस्टी का नाम है काकतीय डायनेस्टी। काकतीय डायनेस्टी का ये जो हेड जो जो कैपिटल है वो हुआ करता था वारंगल के वहाँ पे। और काकतीय डायनेस्टी आप देखिए कि उन्होंने काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्ट किया है। एक इम्पोर्टेंट वहाँ पे रानी रुद्रमा देवी हैं जो एक इम्पोर्टेंट क्वीन रूलर भी हुआ करते थे इसी काकतीय डायनेस्टी के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स ऑयल एक्सट्रैक्शन के बारे में, तो आप देखिए कि हमारे कंट्री का जो सेल्फ रिलायबिलिटी है, स्पेशली हमारा जो एडिबल ऑयल है उस रिगार्डिंग के अंदर में उसको हम अचीव करें, तो इसलिए हमने नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल का एक मिशन है उसको भी लॉन्च किया था। जिसमें आप देखिए कि कुछ हमारे जो स्टेट्स हैं, स्पेशली महाराष्ट्र, गुजरात है, राजस्थान और मध्य प्रदेश है, ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं कि हमारे कंट्री का 3/4% जो ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसमें कंट्रीब्यूट है वो करते हैं। जैसे राजस्थान के वहाँ पे मस्टर्ड हैं, जो जो सरसों है वो काफ़ी होती है। फिर आप देखिए कि डेट अगर हम बात करें यहाँ पे सोयाबीन के बारे में, तो मध्य प्रदेश के वहाँ पे हुआ करती है। तो ऐसे ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिनका ऑयल का जो प्रोडक्शन है एडिबल ऑयल उसके अंदर में लार्जर वे में कंट्रीब्यूशन है। बट हमें कुछ कुछ एडिबल ऑयल है उसको परचेज भी करना होता है, तो परचेज का जो कैपेसिटी है, नंबर्स हैं, उसको रिड्यूस करना है इस नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल के अंडर में और सेल्फ सफिशेंसी को अचीव करना है। सेशेल्स के बारे में है कि हमारा मेक इन इंडिया का एक जो वेसल है उसको हमने ट्रांसफ़र किया है, हैंड ओवर किया है सेशेल्स को। सेशेल्स आप देखिए कि हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है इंडियन ओशन रीजन के अंदर में, और इंडियन ओशन रीजन के अंदर में इस तरीके से भी इम्पोर्टेंट है कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो महासागर नाम का इनिशिएटिव चलाया गया था, सागर को जो अपग्रेड किया गया था महासागर के रूप से, तो महासागर इनिशिएटिव के अंदर में आप देखिए कि जो सेशेल्स है वो आया करता है। कौन सा जो इनिशिएटिव है, महासागर, महासागर के अंदर में भी आया करता है, वहीं से ही लॉन्च किया गया था या उसको डिस्कस किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडियन ओशन रीजन में हमारा इस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट्स किसी अदर कंट्री को हैंड ओवर करना, वो हमारी डोमिनेंट पावर को भी शो करता है, एक रिलायबल ट्रस्टेड पार्टनर को भी शो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिकल 20 के बारे में, जब हम रीड करते हैं आर्टिकल 21 किसके बारे में है, राइट टू लाइफ के बारे में है। जैसे ट्रेजेडीज़ इंक्रीज हुई हैं कुछ यहाँ पे रिस्की बिल्डिंग्स के अंदर में। रिस्की बिल्डिंग क्या होती है कि ऐसी बिल्डिंग जिसमें लार्जर वे के अंदर में पब्लिक हो और उन बिल्डिंग के अंदर में सेफ्टी का जो जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, जो सेफ्टी के फ्रेमवर्क्स हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन है वो ना हो, और कोई कैजुअलिटी है जिसमें लार्जर वे में इम्पैक्ट हो, जैसे कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन का बिल्डिंग हो, कोई स्कूल हो, कोई होटल हो वहाँ पे, या और भी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी का बिल्डिंग हो, तो उन सब के अंदर में फायर सेफ्टी का प्रोटोकॉल है वो लगना चाहिए। ऐसा एक पेटिशन है वो फाइल हुआ है। पेटिशन कहाँ पे फाइल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे। अब सुप्रीम कोर्ट आगे इसमें क्या डिसीजन लेता है वो फ्यूचर के डिस्कशन का पार्ट है, बट आपको पता क्या होना चाहिए, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। और कोई भी पिटीशन फाइल कर सकता है इस तरीके से, क्योंकि आप देखिए कि एक कंसर्निंग है, क्योंकि हमारे बिल्डिंग्स भी इंक्रीज हुई हैं, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ इंक्रीज हुई हैं, बट सेफ्टी का जो जो यहाँ पे सेफ्टी के एरिया को कॉम्प्रोमाइज़ करना, तो कंसर्न को तो ये रेज है वो करता है।
एलिफेंट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पे बताया गया कि एलिफेंट्स का जो संख्या अगर इंक्रीज होता है तो फॉरेस्ट का जो आप देखिए कि जो हेल्दी इंडिकेटर्स हैं उनको ये इंक्रीज करता है। बट ये ऐसा नहीं है कि ऐसे हम कंप्लीट एरिया को ही एलिफेंट रिजर्व के रूप से डेजिग्नेट कर दें जिससे कि ओवरऑल जो 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 इंडिकेटर्स हैं वो फॉरेस्ट के यहाँ पे इंक्रीज हों। तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे कार्बन स्टोरेज के पर्सपेक्टिव से ये बताया गया है कि जो जो लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट है कि एलिफेंट्स का प्रेजेंस है तो जो इंडिकेटर्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। ये कोई स्टडी के बारे में ये न्यूज़ आर्टिकल है। अब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछता है कि स्टडी के अंदर में क्या यहाँ पे सामने आया, बट आपको ओवरऑल बेसिक्स पता होना चाहिए। और अब हम रिसेंटली रीड किए ना, यूपीएससी जो बेसिक फैक्ट के बजाय स्पीसीज के बारे में, उनका कोई फीचर के बारे में पूछने लगा है। तो फीचर के बारे में यही है कि जैसे एलिफेंट के बारे में 2020 के पेपर में एक क्वेश्चन आ गया था कि इसका गेस्टेशन पीरियड है जो सबसे लॉन्गेस्ट हुआ करता है, इनका जो ग्रुप हुआ करता है एलिफेंट्स का, जो सोशल एनिमल है एलिफेंट जो है वो सोलिटरी एनिमल नहीं है, तो ग्रुप को जो लीड किया जाता है वो मदर एलिफेंट के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे भी आपको ये जो कुछ बेसिक्स हैं वो पता होना चाहिए। 1992 के समय हमारे कंट्री के अंदर में प्रोजेक्ट एलिफेंट वो स्टार्ट हुआ था, जिसके थ्रू आप देखिए कि एलिफेंट के रिगार्डिंग में जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनको डेजिग्नेट किया गया। कुछ हमारे कंट्री के एरिया हैं जैसे कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया का एरिया है, सेंट्रल पार्ट के अलावा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न जो ईस्टर्न का एरिया है वहाँ पे एलिफेंट्स का जो संख्या है वो ज़्यादा नंबर्स के अंदर में मिला करती है। कुछ तो ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे कॉरिडोर्स को भी डेवलप किया गया है। कॉरिडोर्स के डेवलपमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि जो जो एलिफेंट्स हैं वहाँ पे सेफली पास हैं वो कर सकें, किसी ट्रेन के साथ में उनका कोलिजन ना हो, या इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है उसके साथ में उनका कॉन्टैक्ट है वो ना हो। काफ़ी बार आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी वायर के भी कॉन्टैक्ट में आने की वजह से एलिफेंट का डेथ का न्यूज़ है वो हुआ करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स फेक पेटेंट्स के बारे में है। आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब इंडिया में सबमिट हुआ था, 4 सबमिट था वो ओवरऑल, 3 सबमिट्स अदर कंट्रीज में हुए थे और 4th इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। उस दौरान में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी न्यूज़ के अंदर में आया था किसी जो जो साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है या किसी जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट है उसके बारे में। तो आप देखिए कि जो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आया तो उस दौरान में सोशल मीडिया के ऊपर में काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ था। हमारे क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च ओरिएंटेड हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, या कॉपी पेस्ट ही बेसिकली हुआ करता है। तो उस दौरान में कुछ ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिसमें लार्जर संख्या के अंदर में लोग जाते हैं, काफ़ी संख्या के अंदर में स्टूडेंट्स वो उसके पार्ट बनते हैं, एनरोल किया करते हैं उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो आप देखिए कि ऐसी यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे पेटेंट्स हैं वो फाइल करती हैं। अब ये जो पेटेंट फाइल करना आप देखिए कि काफ़ी ईजी है, क्योंकि उसमें किसी तरीके का जो डिटेल एग्जामिनेशन है वो नहीं होता है। एक्सेप्टेंस का जो रेट है वो काफ़ी कम हुआ करता है। ओरिजिनल रिसर्च के बेसिस पे ही पेटेंट फाइल किया जाना, तो ओवरऑल जो एकेडमिक एक्सीलेंस का जो रेस है हमारे कंट्री का, उसको ये पॉइजनिंग करता है इस तरीके से फेक पेटेंट्स का फाइल करना। तो ये पेटेंट्स के बारे में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, इवन कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस और भी हैं जिनका यहाँ पे जो एरिया है वो बताया गया है कि वो इस तरीके से ये पेटेंट्स फाइल हैं वो किया करते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में है, बट उससे पहले एक और न्यूज़ था जिसको शायद हम इंक्लूड नहीं कर पाए यहाँ पे। न्यूज़ था सोलार के बारे में। सोलार के बारे में जो न्यूज़ था वो किसके बारे में था कि ओवरऑल जो सोलार पैनल को जब इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो चार्जेस जो लगा करता है, पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा उसको सब्सिडाइज भी किया गया है कि सोलार पैनल है उसको लगाया जाए। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि हमारा रूफटॉप का जो एरिया है, जो हमारा छत का जो एरिया होता है उसमें सोलार कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जाए, जो प्रेजेंट समय में 23 गीगावाट है। 23 गीगावाट सोलार रूफटॉप से हुआ करती है। फिर आप देखिए कि अगर हम बात करें लैंड बेस्ड सोलार प्लांट्स के बारे में, तो उनका जो कैपेसिटी है वो 150 गीगावाट है। 150 गीगावाट हम लैंड बेस्ड सोलार प्लांट से कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी एरियाज हुआ करते हैं जैसे कि कोई डैम का एरिया है, कोई रिवर का एरिया है, कोई लेक का एरिया है, तो इन इन जो जो वाटर बॉडी हैं उनके अबाउ एरिया के अंदर में फ्लोटिंग सोलार पैनल्स को लगा दिया जाए। जैसा कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आर्टिकल था इसके बारे में।
तो फ्लोटिंग सोलार पैनल को अगर लगा दिया जाए तो 100 टू 102 गीगावाट जो है वो हम उस एरिया से भी प्रोड्यूस है वो कर सकते हैं, उसका भी कैपेसिटी यहाँ पे बताया गया। तो ये सोलार के बारे में था कि ऐसे सोलार पैनल काम करता है, चार्जेज किस तरीके से लगते हैं, कैसे वो इम्पैक्ट करता है, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से वो मेंशन था। फिर आप देखिए कि सोलार इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हुआ करती हैं, सोलार नहीं है इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, कि 2020 के समय में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का पॉलिसी आता है दिल्ली के वहाँ पे, और उसमें आप देखिए कि टारगेट रखा गया था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो पेनिट्रेशन है, उनके जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज है वो करना है, नंबर्स को इंक्रीज करना है। और उसी की वजह से जो हमारा नेशनल एवरेज है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का वो 8% है, और दिल्ली के अंदर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का परसेंटेज आपको 14 मिलेगा। तो आप देखिए किस तरीके से नंबर है। नया पॉलिसी यहाँ पे अडोप्ट किया गया है जिसके अंदर में 3 व्हीलर्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि इंटरनल कंबेशन जो इंजन है उसके बेसिस पे 3 व्हीलर्स नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर में ही वो काम करेंगे। काफ़ी बार आपने ई रिक्शा के बारे में देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल के ऊपर ही काम किया करता है। तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को इंक्रीज करने के बारे में है। अब इस पॉलिसी का अपोजिशन क्यों हुआ है, क्यों इसने अपोज है वो फेस किया है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनके द्वारा आर्ग्यू किया गया है कि अभी हमारा जो सोसाइटी है या जो मार्केट है वो रेडी नहीं है कि जो सभी व्हीकल्स हैं ऑल इलेक्ट्रिकल वे के अंदर में उनको सप्लाई किया जा सके, उनको यहाँ पे आप देखिए कि उनको शिफ्ट है वो किया जा सके। तो ये यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बॉडीज़ हैं उन्होंने अपना जो कंसर्न है उसको रेज है वो किया है। तो ये बेसिकली यहाँ पे उनका कंसर्न के बारे में था। एग्ज़ाम से रिलेटेड और क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, क्या उसके कुछ सपोर्टर्स भी हैं क्या इस स्कीम के? यस, जो कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग को आप देखिए कि इम्प्रूव फ्यूल का एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में जो पुश हैं वो किया करते हैं कि उनका फ्यूल एफिशिएंसी है वो यहाँ पे ओवरऑल इम्प्रूव है वो हो। इसके अलावा आप देखिए कि पावर ग्रिड के इम्पैक्ट के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन था। जो पीक टाइम चार्जिंग लोड है उसका ये इशू क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रिफिकेशन जो है उसका डिमांड है वो इंक्रीज हो सकता है कि ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो यहाँ पे इंक्रीज हो। फिर आप देखिए अभी रिसेंटली जो पासपोर्ट डॉक्यूमेंट है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा था कि पासपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ है, वो नहीं है। एज ए ट्रेवल के रिगार्डिंग में आप देखिए कि वो डॉक्यूमेंट है वो हुआ करता है। तो एक बेसिक है, क्या हमारा जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे सिटीजनशिप का प्रूफ है? वो भी नहीं है सिटीजनशिप का प्रूफ। क्या हमारा वोटर आईडी कार्ड है वो सिटीजनशिप का प्रूफ है? आप देखिए कि इंडियन वोटर हैं जिनको, इंडियन जो नेशनलिस्ट हैं, इंडियन सिटीजन हैं, उनको ही वोटिंग का राइट है। बट अगर हम कहें कि आपका वोटिंग आईडी आपके पास में है, वोटर कार्ड है आपके पास में, तो आप इंडिया के सिटीजन होंगे, ये भी करेक्ट है वो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि फेक यहाँ पे जो कोई जो डॉक्यूमेंट है वो बनवा लिया जाए। अब इसी वजह से यहाँ पे आपको ये जो सिचुएशन है वो मिलेगा कि फेक डॉक्यूमेंट है वो बनवाया जा सकता है, क्योंकि कंट्री है वो काफ़ी लार्जर है और किसी पर्सन के द्वारा वोटिंग के लिए किसी भी एरिया, हमारी कंट्री के किसी भी एरिया के अंदर में रजिस्टर है वो करवाया जा सकता है और वो फेक हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से कोई डॉक्यूमेंट है वो आपको सिटीजनशिप का प्रूफ के रूप से नहीं मिलेगा। तो प्रूफ है वो क्या है? प्रूफ यहाँ पे बाय बर्थ के थ्रू आप देखिए कि डेजिग्नेट है। हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप के गेन करने के 5 वेज हुआ करते हैं। बाय बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, अक्वायर ऑफ टेरिटरी है, फिर आप देखिए कि नेचुरलाइजेशन है और डिसेंट का जो प्रोसेस है वो एग्जिस्ट करता है। पर बाय बर्थ का एक कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी इजीली वे के अंदर में है, जिसके थ्रू यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे पार्ट रहे हैं तो उनके साथ में आपका एक लिंकेज है वो होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इंडिया के जो सिटीजन हो 1987 के बाद में जो बोर्न हुए हैं, और सिटीजनशिप को जो डिटरमाइन करने का कि सिटीजनशिप का जो ओवरऑल जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन पर्सन इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ये अथॉरिटी किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। आर्टिकल 11 को आप रीड करना। आर्टिकल 11 है जो पार्लियामेंट्री अथॉरिटी है उसके बारे में मेंशन करता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यूएस के बारे में है। यूएस के बारे में आप देखिए कि जो यूएस प्रेसिडेंट ने वहाँ पे पासपोर्ट के ऊपर में जो पिक्चर है उसको रिलीज़ किया है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ का कोई क्वेश्चन है वो नहीं फ्रेम हो सकता यहाँ से। फिर केन्या के अंदर में आप देखिए कि कुछ जो
टॉर्चर और वहाँ पे जो अरेस्ट किए गए जो पर्सन हैं उनकी रिगार्डिंग में ये मेंशन है कि 2024 के समय में जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, जेनजी का जो प्रोटेस्ट था, तो उसके पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है। केन्या का कैपिटल है वो क्या है? नारोबी जो है उसका कैपिटल एरिया है। नारोबी आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर है, यूएन हैबिटेट का भी हेडक्वार्टर है वहाँ पे। फिर इंडोनेशिया की पुलिस के द्वारा कुछ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के अंदर में कुछ लोग हैं जिनको कि वहाँ पे अरेस्ट है वो किया गया है, तो इंडोनेशिया के बारे में मेंशन है। और यूएस अथॉरिटीज़ ने जो एंथ्रोपिक एआई का मॉडल है उसका लिमिटेड एक्सेस को यहाँ पे बताया गया। हजीबुल्ला जो कि आप देखिए कि लेबनान, यूएस और इजराइल का जो एक डील होने वाला है 3 कंट्रीज़ का, उस डील को एक ब्लेंडर के रूप से बताया गया है। हजीबुल्ला के द्वारा, लेबनान के द्वारा उस डील का पार्ट बनना। और स्टूडेंट्स पाकिस्तान का जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है उसको ये मेंशन करता है कि कैसे वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है, गन फायर है कराची के एरिया के अंदर में, जो कि उनका एक लार्जर सिटी है, कराची का जो सिटी है। रशिया यूक्रेन के बारे में है। रिसेंटली क्रीमिया का जो पेनिनसुला है वो न्यूज़ में था, जिसको कि रशिया ने 2014 के समय अपने कंट्रोल के अंदर में सेटअप किया था। और बाद में आप देखिए कि अब जो क्रीमिया के एरिया के अंदर में यूक्रेनियन ड्रोन्स ने अटैक है वो किया है। वेनेजुला के वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, जो ओवरऑल जो अर्थक्वेक का इम्पैक्ट है उसको ये बताता है। और जो साउथ कोरिया है उनका एक स्टेटमेंट आया है कि चाइनीज़ मिलिट्री प्लेन है उनका प्रेजेंस उनके एयर डिफेंस जोन के पास में हुआ है। फिर आप देखिए कि जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो यहाँ पे गोरखाज के बारे में है। संडे के न्यूज़पेपर के अंदर में एक फ़ोटो को शो किया जाता है। तो ये यहाँ पे जो वेपन है जो गोरखाज हैं वो यूज किया करते हैं, इसको खुरकी के नाम से जानते हैं, इस वेपन को खुरकई के नाम से जाना करते हैं। हमारा जो जो गोरखाज का आप देखिए कि जो डिफेंस फोर्स के अंदर में प्रेजेंस हैं वो भी इसको यूज करते हैं। इवन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने सेरिया लियोन नाम का जो कंट्री है अफ्रीका के, वहाँ पे एक ऑपरेशन खुरकी को कैरी आउट किया था, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट है वो उसका पार्ट था। और आप देखिए कि जो यूएन का पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो वहाँ पे जो डिप्लॉय किया गया था, जिसमें इंडिया का जो जो डिफेंस फोर्स के लोग थे, तो उन्होंने एक ऑपरेशन किया था वहाँ पे। ऑपरेशन खुरकी है इसी वेपन के बेस पे, क्योंकि गोरखाज के पास में ये वेपन हुआ करता है। ये वेपन डिफेंस के लिए भी काम आता है, डेली पर्पज़ के लिए भी इसको काम किया करते हैं लोगों के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।